हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नोट्स फॉर नर्स चैनल में। आज हम देखेंगे नर्सिंग फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि अब नोट सेट का टाइम 1 महीने से कम बचा है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1 महीने में नर्सिंग फंडामेंटल को किस तरीके से हम पूरी कवर कर सकते हैं। कवर करने के साथ साथ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नर्सिंग फंडामेंटल में, उस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, या जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह रहा है या 2% से रह रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पीएच की। पीएच नर्सिंग फंडामेंटल में एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्केलोसिस। इनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो इनके बनते हैं कि आपको एक पीएच की वैल्यू दे रखी होगी और उसमें से पूछेंगे कि कौन सी इसमें अबनॉर्मलिटी है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्केलोसिस है। तो इसके लिए आपको पीएच पढ़नी पड़ेगी पूरी। पीएच में से इम्पोर्टेंट जो भी आपकी कोचिंग नोट्स है वो रेफर कर सकते हैं, और या आप किसी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमने भी पीएच की रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। फिर बात करते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पीएच में पूछे तो आपको एबीजी एनालिसिस करने को पूछ सकते हैं। एबीजी की नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पीसीओ2 की कितनी वैल्यू रहती है, पीओ2 की कितनी वैल्यू रहती है, बाइकार्बोनेट की कितनी वैल्यू रहती है। या आपको पूछ सकते हैं कि पीएच कंपनसेंट है या पार्शियल कंपनसेंट है या अनकम्पनसेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से पीएच में से क्वेश्चन बनता है एलन टेस्ट का। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है एलन टेस्ट से रिगार्डिंग, तो ये भी आपको देख के जाना है कि एलन टेस्ट क्या होता है। फिर बात करते हैं एनीमास की। एनीमास में आपको पूछ सकते हैं टाइप ऑफ एनीमा, कितने प्रकार के एनीमा के टाइप होते हैं। तो सिंपली इसमें 2 प्रकार के टाइप होते हैं। 2 प्रकार में, एक तो इवैक्यूएंट होता है और एक होता है रिटेंड। इवैक्यूएंट में आपको पूछ सकते हैं, इवैक्यूएंट में तो वापस 3 प्रकार के टाइप होते हैं, सिंपल, कोल्ड और मेडिकेटेड। और रिटेंड में बहुत सारे टाइप रहते हैं। तो आप एक बार इसको फ्रिक्वेंटली डिस्कस, मतलब अपनी कोचिंग के नोट्स से या किसी भी टारगेट हाई पीआर यादव से आप पढ़ सकते हैं एनीमा के टाइप वगैरह को। इसमें से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं आपको, जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं वो एक तो पूछते हैं आपको इसकी मतलब रेक्टल कैथेटर की साइज़ वगैरह से, कि एडल्ट में हम रेक्टल कैथेटर की साइज़ कितनी यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन में कितनी यूज़ करते हैं, इन्फेंट में कितनी यूज़ करते हैं। या पूछते हैं जो रेक्टल कैथेटर है वो इंसर्शन कितना करते हैं, जैसे एडल्ट में कितना इंसर्शन करते हैं, चिल्ड्रन में कितना इंसर्शन करते हैं, इन्फेंट में कितना इंसर्शन करते हैं। वॉल्यूम के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, तो आप इसको एक बार देख के जाना। और एनीमा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पोजीशन के रिगार्डिंग। एनीमा के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं, वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन या सिम्स पोजीशन भी हम देते हैं, ठीक है। तो ये एनिमास के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनसे ज़्यादा कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। और यह कभी कभी मतलब रेयर चांस में पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन से रिगार्डिंग एनिमास से क्वेश्चन आए, वो बहुत कम है, चांसेस है। फिर बात करते हैं वाइटल साइंस की। वाइटल साइंस में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेथड ऑफ थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस के 4 प्रकार के मेथड होते हैं, जो कि स्किन के थ्रू होता है, जैसे रेडिएशन है, इवेपोरेशन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है। इनमें से पूछ सकता है कि सबसे मतलब ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा मतलब उसमें थर्मोलाइसिस किस में होता है, तो रेडिएशन में सबसे ज़्यादा थर्मोलाइसिस होता है। और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि रेडिएशन में सबसे ज़्यादा थर्मोलाइसिस होता है। इसे क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से में सबसे ज़्यादा थर्मोलाइसिस होता है। इसमें ऑप्शन थे रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। तो आपको याद रखना है रेडिएशन में सबसे ज़्यादा होता है, और बच्चों में होता है वो होता है कन्वेक्शन से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कन्वेक्शन का, ठीक है। आपको इसको देख के जाना है, कोचिंग नोट्स में देख लेना। कंडक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन,
इवापोरेशन, ये क्या होते हैं ये आपको एक बार देख के चले जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं कि मतलब मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर, हम कौन से मतलब कौन कौन सी साइड से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, एक्जिला, ओरल, रेक्टम। तो हम सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मतलब रिलायबल है वो रेक्टम है, और हम सबसे ज़्यादा लेते हैं वो एक्जिला से लेते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइट एक्जिला चिल्ड्रन के लिए होती है और ओरल एडल्ट के लिए होती है। ठीक है ना, और मोस्ट रिलायबल रेक्टम होती है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और फिर पूछ सकते हैं टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। ठीक है, थर्मोमीटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये भी 2019 के एम्स में पूछ रखा है। एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर का एक क्वेश्चन था, जिसमें दे रखा था, सॉरी टिम्पेनिक थर्मोमीटर का नहीं था, वो था डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर का क्वेश्चन था। एक डिस्पोजेबल दिल्ली एम्स में पूछ रखा था, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर का क्वेश्चन था, और इसकी इमेज दे रखी थी कि ये पहचानना था कि आपको कौन सा थर्मोमीटर है। तो आप एक बार देख के चले जाना जो जितने भी इसके टाइप होते हैं थर्मोमीटर के, और एक बार उनकी इमेज भी देख के चले जाना। फिर बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को हम डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन कौन कौन से रहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं और इनका टाइम भी पूछ सकते हैं। जैसे डिटोल है, सेवलोन है, लाइजोल है, इनकी स्ट्रेंथ भी पूछ सकते हैं और इसका टाइम भी पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार रिवीजन के लिए मैं बता दूँ, डिटोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1:40 और इसका टाइम होता है 5 मिनट। ठीक है, सेवलोन की होती है जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1:20 और इसका टाइम होता है 5 मिनट। ठीक है, लाइजोल की स्ट्रेंथ होती है 1:40 और इसका टाइम होता है 3 मिनट। ठीक है, ये इसके स्ट्रेंथ होती है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं फीवर से। ठीक है, फीवर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देखते हैं। फीवर से आपको पूछ सकते हैं फीवर की स्टेज वगैरह से। स्टेज मतलब कौन कौन सी स्टेज होती है, 3 प्रकार की स्टेज होती है फीवर में। ठीक है, ऑन इन्वेजन, फास्ट ईजीएम, स्टेडियम या डिक्लिन या डिफर्वेशंस। मेरे हिसाब से मेरे को याद आ रहा है कि इसमें से एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि स्टेज ऑफ फीवर में से फास्ट ईजीएम स्टेज में क्या होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट लेवल पर चला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप ऑफ फीवर। पायरेक्सिया भी पूछ सकते हैं, या फीवर के जो टाइप हैं वो पूछ सकते हैं, जरूरी है। इंटरमिटेंट फीवर किस में देखने को मिलता है, इंटरमिटेंट फीवर किस में देखने को मिलता है, एक्टिव फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, इसमें पूछ सकते हैं। आप भी रखा क्वेश्चन है कि जैसे बोरेलिया में बोरेलिया में कौन सा फीवर हमें देखने को मिलता है, तो हमें बोरेलिया में रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलता है। एक पूछ सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है कि मिलियरी टीबी में हमें कौन सा फीवर देखने को मिलता है, तो उसमें हमें इनवर्स फीवर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार फीवर को देख कर चले जाना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करते हैं हम पल्स की। तो पल्स में इंपॉर्टेंट होती है पल्स की साइड्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पल्स के आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। पोप्लिटियल पल्स कहाँ फील होती है, तो हमें ये पता रहना चाहिए पोप्लिटियल पल्स कहाँ फील होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टेरियल पल्स कहाँ होती है, डोर्सल पेडिस कहाँ होती है, एपिकल पल्स कहाँ होती है, ये सारे एक बार देख के चले जाना जो कि पल्स की साइड होती हैं। ठीक है, और नॉर्मल इसकी जो रेट भी पूछ सकते हैं कि इन्फेंट में कितनी होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है, बिफोर बर्थ कितनी होती है, टेकीकार्डिया किस में होता है, ब्रेडिकार्डिया किस में होता है, ये भी आपको देख के जाना है। फिर बात करते हैं वॉल्यूम से रिगार्डिंग, जो पल्स की वॉल्यूम है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको नॉर्मल अगर 2+, अगर आपको कोई जो डॉक्टर हैं वो फिजिशियन है 2+ पल्स में, पल्स के आगे 2+ लिख रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 पल्स का या 3 पल्स का या 4 पल्स का, इसमें आपको पहचान लाना चाहिए कि 2 पल्स मीन्स नॉर्मल होती है, 3 पल्स मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, 4 पल्स मतलब बाउंडिंग होती है, और 0 मीन्स एब्सेंट या 1 होता है तो वो डिमिनिश या वीक पल्स होती है। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। फिर बात करते हैं इक्वलिटी की रिगार्डिंग, जो पल्स की इक्वलिटी रहती है हमें चेक करना रहता है। पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, असेसमेंट, ये कितनी देर तक करना है हमें। ठीक है, फिर बात आती है अबनॉर्मल पल्स की। अबनॉर्मल पल्स में जैसे हमें वाटर हैमर या कोरिगन्स कोलैप्सिंग पल्स, इसके बारे में पूछ रखा है बहुत सारे, जो इसके अबनॉर्मल पल्स होती है वो भी एक बार आप कोचिंग के नोट्स है या किसी भी इस जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें पढ़ सकते हो आप, उसमें सारी ये अबनॉर्मल पल्स दे रखी है, तो आप इसका एक थ्रोली रिवीजन ज़रूर करें एग्जाम से जाने से पहले। फिर बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में भी सेम ही है, ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पूछ सकते हैं, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, ऑर्थोपनिया, एस्पेक्सिया और ब्रेडिपिनिया, हाइपोक्सीमिया, कस्मल रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन, साई, बिटोट रेस्पिरेशन। ये बिटोट रेस्पिरेशन का एक बार पूछ रखा है दिल्ली एम्स में,
कि इसमें सेलो 2-3 ब्रीथ फॉलोड बाय द इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, ये किस में हमें देखने को मिलता है, या कि मतलब कौन सी रेस्पिरेशन होती है। तो सेम भी पूछ लेते हैं, जो कि विदाउट रेस्पिरेशन की एक्सप्लेनेशन है उसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लेंगे और इस नीचे उसका आंसर भी ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि इन्फेंट में हमें कितनी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, एट बर्थ कितनी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो वो सारी हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसके एरर से, कि अगर हम बिलो हार्ट लेवल से ले रहे हैं तो हाई बीपी आएगी, ठीक है, स्लो डिफ्लेशन कर रहे हैं तो हाई बीपी आएगी। ये सारे क्वेश्चन एरर जितने भी हैं वो पूछ सकते हैं हमें कि क्या होते हैं। एक पूछ सकते हैं कि कोर्टोकॉप्स साउंड हमें कब सुनाई देती है, ठीक है। फर्स्ट कोर्टोकॉप्स, फिफ्थ कोर्टोकॉप्स साउंड हमें कब सुनाई देती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख के चले जाना आप, जो भी है कोचिंग के नोट्स में लिखा रखा है, या फिर आपको ऑथेंटिक बुक्स टारगेट IPR यादव एनक्लेक्स इन सब में मिल जाएगा। ये एनक्लेक्स में मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन टारगेट IPR यादव में एक क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है, ठीक है। एब्रीवेशन ड्रग की एब्रीवेशन SC PC PM, ये सारे फार्मूला जो कि ड्रग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता ही है फार्मूला से रिगार्डिंग, फिक्स है। एक क्वेश्चन दिल्ली एम्स देता ही है ड्रग कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, 2 क्वेश्चन देता है दिल्ली एम्स हर बार, 2 से 3 क्वेश्चन देता है ड्रग कैलकुलेशन से। तो आपको ड्रग कैलकुलेशन कि जितने भी क्वेश्चन है PR यादव में, टारगेट हाई में, जो सब आपको मिला के जाना है, सबको आपको सॉल्व करके जाना है। और जितने भी इसके एब्रीवेशन से रिलेटेड है, एब्रीवेशन जैसे सिरप है, टेबलेट है, TSP है, TBSP है, ये जितने भी हैं वो आपको देख के जाना है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो भी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं जल्दी ही एक वीडियो आपको एब्रीवेशन से रिलेटेड अपलोड करूँगा तुरंत, जिसमें आप पूछ सकते हैं SC PC AM PM अल्टर्ड QOD OD BD, ये सारे पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और फार्मूला के रिलेटेड आपको एक फार्मूले सारे याद रहने चाहिए, कंठस्थ फार्मूला रहने चाहिए। जितने भी फार्मूला है ड्रग्स के रिलेटेड वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। और इसके जितने भी क्वेश्चन है PR यादव टारगेट हाई एनक्लेक्स में जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। आपको ड्रग्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो सबसे ऑथेंटिक है जो, तो आपको सबसे पहले एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दिल्ली एम्स सबसे ज़्यादा एनक्लेक्स में पूछता है, सीधे कभी सीधे एनक्लेक्स वाले ही आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने को, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके जो इंजेक्शन की साइड्स वगैरह होती हैं, कि IM कितने एंगल पे देते हैं इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस कितने एंगल पे देते हैं, इंट्राडर्मल वेन जो भी कितने ml पे देते हैं, या उसकी जो ml मात्रा होती है वो कितनी होती है, ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है।